नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा आप जानते हैं, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पहले की दो पेंशन प्रणालियों ओपीएस और एनपीएस के साथ साथ एक नई पेंशन प्रणाली लाने की घोषणा की थी, जिसे उसने नाम दिया था यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आज केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट जारी किया है। उससे जुड़ा भारत का राजपत्र आज जारी किया है। द गजट ऑफ इंडिया आज जारी किया गया है। आइए देखते हैं इस गजट के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ढांचा क्या होगा। उसके अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन कितनी मिलेगी, कब से मिलेगी, और उसमें अन्य कौन से भत्ते जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे। अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो उसकी क्या शर्तें हैं, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने आज अपने बजट में बात कही है कि देखिए, आंशिक संशोधन में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके पहले दो पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस, ये दोनों पहले से लागू है। ये तीसरी है। एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, मतलब उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2004 के बाद हुई है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस लिए हुए हैं, अगर वो इसको चुनते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। जिन्होंने एनपीएस नहीं लिया हुआ है और ओपीएस उनको मिलता भी नहीं है, अगर वो इसको चुनते हैं तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं इसकी पात्रता। सुनिश्चित भुगतान केवल लिखित मामलों में उपलब्ध होगा। इसमें गारंटी दी गई है कि कम से कम इतने का भुगतान होगा, लेकिन उसकी शर्तें क्या हैं उसके बारे में देखिए। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षता की तारीख से, अधिवर्षता से आशय यहां पर आपके 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद से है कि आप 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। उसके बाद अगर एक महीना आपका होता है तो अधिवर्षता में शामिल होगा। 1 वर्ष 1 माह उसमें शामिल होगा। आइए देखते हैं, जब वो 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा उसके बाद भी वो यूपीएस के लिए पात्र होगा। ये इसकी पहली बात है, पहली शर्त यही है। दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त है, ये नियम है 1965 के अंतर्गत, कोई ये एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा सेवानिवृत्त की तारीख से, अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है तो वह जिस तारीख को सेवानिवृत्त हुआ है उस तारीख से यूपीएस उसको देय होगी। फिर देखिए, 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के पश्चात यदि कोई कम से कम 25 वर्ष की सेवा अवधि प्राप्त कर लेता है, उसके बाद शैक्षिक सेवानिवृत्त वीआरएस लेता है, तो यदि सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है, अगर 25 के बाद वो जारी रखता है, तो जब उसका रिटायरमेंट होगा उसके बाद उसको वीआरएस लेने के बाद यूपीएस देय होगी। उतने दिन उसको बीच में रुकना पड़ेगा, उसको पेंशन देय नहीं होगी। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। अगर इतने के बाद भी अगर उसे हटा दिया जाता है या कर्मचारी इस्तीफा देता है तो सुनिश्चित भुगतान उस कर्मचारी के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। सरकार इस बात की गारंटी उसे नहीं देगी कि हम आपको एक नियमित पेंशन जो कि आपके वेतन के अनुसार आपको मिलनी चाहिए, वो हम एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार आपको दे ही देंगे। इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। अब देखते हैं इस योजना से लाभ क्या क्या है। जैसा कि केंद्र सरकार ने बताया है, देखिए, पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी। जो जब आप रिटायर होंगे उसके ठीक पहले 1 वर्ष में 12 महीनों की जो आपकी कुल सैलरी बनती है उसका जो औसत होगा उसका 50% आपको पेंशन के रूप में भुगतान होगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो। दूसरा देखिए, कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। अगर आपकी सेवा 25 से कम होगी तो उसी अनुपात में आपकी पेंशन की धनराशि भी कम होती जाएगी। 10 साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रतिमाह कर्मचारियों को 10,000 रुपए का गारंटी युक्त भुगतान
सुनिश्चित किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 10 वर्ष से अधिक सेवा कर ली है, लेकिन अगर यूपीएस के अनुसार आपकी पेंशन 9,000 बन रही है, तो आपको 9,000 के बदले 10,000 रुपए दिया जाएगा, क्योंकि यूपीएस में जो न्यूनतम पेंशन है गारंटी युक्त वो 10,000 रुपए महीने है, इसलिए आपको तब 10,000 दिया जाएगा। फिर देखिए न्यूनतम 25 वर्ष की ग्राहक सेवा के पश्चात वीआरएस के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है। आपको पहले ही बताया कि आपको वीआरएस के बाद भी पेंशन तब मिलेगी जब आप न्यूनतम अधिवर्षता प्राप्त कर लेंगे, उतने दिनों के बीच में आपको पेंशन से वंचित रहना पड़ेगा। फिर देखिए अधिवर्षता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान को स्वीकार्य भुगतान का 60% विवाहित पति या पत्नी को मिलेगा। सीधे सीधे मानिए ये पारिवारिक पेंशन है। पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी को जो मूल वेतन मिलता था, उसके अनुसार जो उसकी पेंशन बनती उसका 60% मूल वेतन पारिवारिक पेंशन के रूप में शामिल किया जाएगा। इसमें महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान, पारिवारिक भुगतान जैसा कोई भी मामला जैसे पुरानी पेंशन योजना में लागू हुआ है वैसे ही इसमें भी लागू रहेगा। देखिए महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगा और ये गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही होगी। ये नहीं कि जो रिटायर हो गए तो उनको महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, महंगाई भत्ता इसमें तब भी मिलेगा। इस पेंशन योजना की यही एक विशेषता है। ग्राहक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 माह के लिए मासिक परिलब्धियों, मूल वेतन और महंगाई भत्ता की 10% की अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी, जिसे कहते हैं कि ग्रेच्युटी दी जाएगी। ग्रेच्युटी प्रत्येक 6 माह की मासिक परिलब्धियों, मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसका जो 10% बनता है उतना बनेगा। अब देखिए कार्पस कैसे बनेगा। एनपीएस में है, केंद्र सरकार कहती है कि कर्मचारी 10% देगा और सरकार भी 10% देगी। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो एनपीएस के तहत कर्मचारी का 10% अंशदान होता है, जबकि राज्य सरकार का 14% अंशदान होता है। आइए देखते हैं यूपीएस में क्या है। यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कार्पस ये बनेगा, और दूसरा केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कार्पस। जितना व्यक्तिगत कर्मचारी देगा उतना ही सरकार जब मिलाएगी तो उससे जो कार्पस बनेगा उसको व्यक्तिगत कार्पस कहा जाएगा, और केंद्र सरकार अगर कोई अतिरिक्त अंशदान दे रही है तो उसको पूल कार्पस कहा जाएगा। दोनों शब्द ध्यान दीजिएगा, आगे भी इसका काम लगेगा। अभी अधिक कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% होगा, इसके बराबर ही अर्थात 10% ही केंद्र सरकार देगी और इसे क्या कहा जाएगा, व्यक्तिगत कार्पस में इसे जमा किया जाएगा। दूसरा, केंद्र सरकार कर्मचारियों को अनुमानित 8.5 ये जो पूल कार्पस कह रही है उसकी बात कह रही है कि केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों को अनुमानित 8.5% मूल वेतन महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अंशदान व्यवस्था करेगी जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कार्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। उसके अनुसार देखिए और आगे भी ये समय समय पर डिफॉल्ट पैटर्न सेट किया जाता रहेगा, उसके अनुसार पेंशन की व्यवस्था को नवीनीकृत करता रहेगा। देखिए यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कार्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न लागू होगा। अगर कोई कर्मचारी बीच में पेंशन के लिए अपनी धनराशि को देना बंद कर देता है तभी डिफॉल्ट पैटर्न लागू होगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कार्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। जो व्यक्तिगत कार्पस है उसमें निवेश कहां होगा इसको तो कर्मचारी तय करेगा, लेकिन जो पूल कार्पस बनेगा जो कि पूर्णतः केंद्र सरकार का अंशदान है 8.5%, उसको कहां निवेश करना है यह निर्णय केंद्र सरकार लेगी, इसमें कर्मचारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने यूपीएस के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए और यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉप अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगा। जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो कर्मचारी रिटायर हो गए, अगर वो यूपीएस का चयन करते हैं तो उनके लिए ये प्राधिकरण टॉप अप राशि का निर्धारण करेगा। अब देखिए यहीं पर खास बात उन डॉक्टर्स के लिए, चिकित्सक के लिए जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं उनके लिए कहा गया है कि अधिसूचना में प्रयोजन है तो मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिसिंग
भत्ता भी शामिल है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी इसी में शामिल है। इसका तीसरा बिंदु, कई बिंदु है इसमें ऐसे ही शामिल किए गए हैं। जैसे देखिए तीसरे बिंदु में कह रहा है कि यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चयन करता है तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्तों को अपनाया माना जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। यदि आपने एक बार यूपीएस को अपना लिया तो अंतिम होगा। ये नहीं कि जैसे अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प रहता है कि वो टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अदला बदली कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ एनपीएस और यूपीएस में ऑप्शन नहीं होगा कि बदलते रहिए। एक बार अगर आपने यूपीएस चुन लिया तो डन, यूपीएस चुन लिया, फिर बदलने वाला ये नहीं है। फिर देखिए एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो यूपीएस विकल्प के परिचालन की प्रभावित तिथि में सेवा में हैं और यूपीएस विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या में एनपीएस कार्पस बकाया को यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस में अंतरित कर दिया जाएगा। ऐसे समझिए कि जो लोग एनपीएस ले रहे हैं और उनका 10% और जो राज्य केंद्र सरकार का अंश 10% है वो जो जमा हो रहा है उससे जो कार्पस बना हुआ है, अगर वो यूपीएस ले लेते हैं तो वो कार्पस वहां से उठकर उनके यूपीएस के व्यक्तिगत कार्पस में शामिल हो जाएगा। अर्थात वहां से उठकर यहाँ आ जाएगा, वहां भी दोनों का 10% है, यहाँ भी दोनों का 10% जो रहेगा उसी अमाउंट में आकर शामिल हो जाएगा। एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जो यूपीएस का विकल्प जो चुन रहे हैं उनके लिए बेंचमार्क कार्पस मूल्य की गणना पूर्वानुमान के आधार पर की गई है। जैसे दोनों ने, सरकार ने भी और कर्मचारी ने भी अपने अपने अंशदान को नियमित भुगतान किया हो। फिर देखिए उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा दोनों का। जब भाई कार्पस वहां से एनपीएस से उठकर यूपीएस में आएगा तो उसका उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा। इसे डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार सेट किया जाएगा। ये सब बातें इसमें दी गई हैं कि उसमें मूल्य या यूनिट कितनी होंगी, क्योंकि जो सब जानते हैं कि जो एनपीएस में पैसा लग रहा है वो एज ए शेयर लग रहा है, उसकी यूनिट तय हो रही है, तो उस यूनिट का मूल्य कितना होगा, यूनिट की संख्या कितनी होगी, इसके अनुसार वो एनपीएस के कार्पस से यूपीएस के कार्पस में आएगा। ये सब ऐसे बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। अध्यवस्था सेवानिवृत्ति पर यूपीएस विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी को राहत सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत है। जहां आप ड्यूटी कर रहे हैं उसका जो हेड है वही निर्धारित करेगा कि आपकी अर्हक सेवा पूरी हो गई है कि नहीं, ये उसको निर्धारित करेगा। ये देखिए व्यक्तिगत कार्पस और एनपीएस और यूपीएस के कार्पस के बारे में जानकारी दी गई है जो विस्तार से दी गई है इसमें। आइए इसकी मुख्य बातों पर आते हैं। इसकी जो सबसे मुख्य बात है वो यहां दी गई है कि यूपीएस का परिचालन प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी। अर्थात 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस की शुरुआत होगी। उसके बाद जिन कर्मचारियों को यूपीएस में आना है, एनपीएस छोड़कर यूपीएस में आना है, वो आ सकते हैं, या इन्होंने एनपीएस लिया ही नहीं है वो यूपीएस में आ सकते हैं। आइए इसके बारे में ये जानते हैं कि पेंशन का भुगतान कैसे होगा। देखिए स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण तैयार किया जाएगा। किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल्य 50 रुपए है, उदाहरण दिया गया है। इसे आप इसको कैसे समझेंगे, इसे आप पी के रूप में समझेंगे। 45,000 रुपए को आप जब औसत निकल के आ रहा है साल भर के वेतन का, उसको आप पी के रूप में समझेंगे। कर्मचारी के पास 25 वर्ष अर्थात 300 महीने या उससे अधिक, इसे क्यू के रूप में समझा जाएगा कि अर्हक अंशदान महीनों के आधार पर दी गई है। फिर सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किया गया है। तीसरा बिंदु है। चौथा, निवेश कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना है, अर्थात उसने तय कर दिया है कि जो होगा वो डिफॉल्ट होगा, मतलब सरकार के अनुसार ही उसका डिफॉल्ट पैटर्न सेट होगा, वो अपनी तरफ से कोई वो नहीं कर रहा है उसमें। कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है। ये 5 बिंदु हैं जिनके अनुसार तय किया जाएगा। अब आइए देखते हैं, अगर किसी कर्मचारी ने 1 से 5 तक सभी शर्तों को पूरा कर लिया, 1 से 5 तक की सभी शर्तों को पूरा कर लिया, तब क्या होगा। सरकार सेवानिवृत्त पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस का मूल्य 50 लाख रुपए अर्थात 10,000 यूनिट के बराबर हो, और इस मामले में जो केंद्र सरकार ने अपना दिया है अंशदान वो भी 50 लाख रुपए ये हो जाए। अब ऐसी स्थिति में उसको पेंशन कितनी मिलेगी ये निर्धारित करता है। इसके लिए फार्मूला होगा P/2 गुणे Q/300 गुणे IC/BC। अब यहां IC क्या है, IC कर्मचारी का व्यक्तिगत कार्पस है, और BC क्या है, BC बेंचमार्क कार्पस
जो कि किस है, ये जो केंद्र सरकार ने उसमें शामिल किया है, उसको शामिल करके हो रहा है। तो ये देखिए, अब अगर 300 से अधिक महीनों की संख्या है, मान लीजिए 25 वर्ष से अधिक उसने सेवा की है, तो महीनों की संख्या भी 300 से अधिक हो जाएगी, तो उसे अधिकतम 300 ही माना जाएगा। 300 से अधिक 305, 310, 312 नहीं माना जाएगा, भले आपका 400 दिन हो गया हो, लेकिन वो मानेगा 300 दिन ही। 400 दिन ऐसे ही कह दिया, वैसे 400 दिन होना ही मुश्किल है। अब देखिए, यदि P2 बटे 3 P बटे 2 गुणे Q बटे 300 10,000 से कम है, तो उसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। सबसे खास बात यहां फिर दी हुई है कि अगर मान लीजिए उसने 10 वर्ष से अधिक की सेवा की है, लेकिन जो उसकी पेंशन बन रही है इतने के बाद वो 10,000 से कम बन रही है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपए दिया जाएगा, उसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में 45,000 जो उसका औसत वेतन था 12 महीने का, उसका बटे 2 गुणे महीनों की संख्या 300 बटे 300 गुणे जो कार्पस है दोनों का, व्यक्तिगत कार्पस और पूल का ये बेंचमार्क कार्पस, इसको जब गुणा भाग किया जाएगा तो जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 22,500 रुपए, जो कि 45,000 रुपए जो उसका एक वर्ष का औसत वेतन था उसका ठीक आधा बन रहा है। इसका ठीक आधा बन रहा है 22,500 रुपए। ये महंगाई राहत और डीआर जोड़कर हो रहा है, क्योंकि उस 45,000 में भी ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इस मामले में सुनिश्चित भुगतान पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के बराबर होता है, जितने की सरकार ने गारंटी ली है कि हम आपको 50% देंगे। यहां पर वो 50% सरकार दे रही है, कि कह रही है अगर आप शर्तों को पूरा करते हैं तो हम आपको 50% आपके वेतन का पेंशन के रूप में भुगतान करेंगे। अब देखिए दूसरी शर्त, यदि कर्मचारी पहली, तीसरी और चौथी शर्तों को पूरा करता है, पहली, तीसरी और चौथी शर्त को पूरा करता है और कर्मचारी के पास 15 साल की अर्हत सेवा अंशदान बराबर है, अर्थात यदि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा की जगह 15 साल की सेवा पूरी की है, तब उसे पेंशन कैसे दी जाएगी। इसमें जो उसका व्यक्तिगत कार्पस मूल्य होगा वो 30 लाख होगा, इसी तरीके से उसका बेंचमार्क भी 30 लाख होगा। सूत्र वही लगेगा कि P बटे 2 गुणे Q बटे 300 गुणे IC बटे BC, यहां पर भी 300 से अधिक नहीं लिया जाएगा। और जो पेंशन की धनराशि बनेगी वो 45,000 बटे 2 गुणे, अब 15 वर्षों में महीनों की संख्या 180 होगी, तो 180 बटे 300 गुणे 30 लाख बटे 30 लाख, ये जोड़कर 13,500 रुपए होगी। अर्थात अगर किसी कर्मचारी के वार्षिक औसत वेतन 45,000 हो, उसने 15 वर्ष की सेवा पूरी की हो, तो उसे जो पेंशन मिलेगी वो 13,500 रुपए मिलेगी। जबकि अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा, 120 महीने की सेवा किया हुआ है, तो उसका जो व्यक्तिगत कार्पस होगा वो 25 लाख होगा, 25 लाख ही उसके जो बेंचमार्क कार्पस है वो होगा। और इस स्थिति में जो उसकी पेंशन बनेगी वो पेंशन 9,000 के लगभग आएगी। लेकिन चूंकि पहले ही कहा गया है कि 10,000 न्यूनतम पेंशन होगी, तो उसे 10,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा 9,000 की जगह पर। आगे देखिए, अगर कोई कर्मचारी 1, 3, 4 शर्तों को पूरा करता है, जो 5 शर्तें ऊपर दी गई हैं, कर्मचारी ने आंशिक निकासी कर ली है, कर्मचारी के पास 10 साल की अर्हत सेवा के है, उसके पास 10 साल से अधिक की सेवा है, तब देखिए जो उसका व्यक्तिगत कार्पस होगा वो 22 लाख होगा, जबकि बेंचमार्क कार्पस 10 साल की उसने सेवा पर 25 लाख होगा। ऐसी स्थिति में जो उसे पेंशन का भुगतान किया जाएगा वो 8,800 रुपए होगा। क्योंकि फिर से इसमें वही बात आ जाएगी कि इतना 8,800 रुपए का भुगतान तो होना नहीं है, उसे कम से कम कितने का भुगतान होना है, उसे कम से कम 10,000 का भुगतान होना है। चौथे प्रदेश में देखिए, यदि कोई कर्मचारी सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं करता है, बीच में कुछ अंशदान उससे छूट जाते हैं, नहीं कर पाता है, और उसने सेवा की हुई है, उसका औसत वेतन भी 45,000 है, और जबकि व्यक्तिगत कार्पस जो बेंचमार्क कार्पस है जो सरकार द्वारा है वो 50 लाख है, ऐसी स्थिति में जो उसका वेतन बनेगा, पेंशन बनेगी, वो पेंशन उसकी 20,500 रुपए बनेगी। और अगर कोई कर्मचारी आंशिक निकासी भी कर लिया है और 40 लाख अगर उसका बेंचमार्क कार्पस बनता है, तो उसकी पेंशन 18,000 रुपए बनेगी। इसी तरीके से छठवें परिदृश्य में कह रहा है
कि कर्मचारी ने व्यक्तिगत कार्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प चुना और व्यक्तिगत कार्पस का मूल्य बेंचमार्क कार्पस से अधिक है। ये उसने जो विकल्प चुने हैं वो जो मूल्य है वो बेंचमार्क कार्पस से अधिक हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जो उसका बेंचमार्क व्यक्तिगत कार्पस है वो 55 लाख हो गया है, जबकि बेंचमार्क कार्पस 50 लाख रह गया है। ऐसी स्थिति में जो उसकी पेंशन बनेगी वो भी 22,500 रुपए ही बनेगी, इससे अधिक नहीं बनेगी। मतलब वो 50% से अधिक नहीं हो पा रही है। सातवां और अंतिम परिदृश्य इसका कि कर्मचारी 1, 2, 3 और 5 को शर्तों को पूरा कर रहा है, व्यक्तिगत कार्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प चुना और वो बेंचमार्क कार्पस से कम रह गया, तब क्या होगा? और फिर कर्मचारी यदि व्यक्तिगत कार्पस की भरपाई नहीं करता है, अगर कर्मचारी चाहे तो अतिरिक्त अंशदान देकर उसकी भरपाई कर सकता है। अगर भरपाई कर दिया तो जितनी पेंशन बननी चाहिए उतनी बनेगी। 50% तो अगर नहीं कर रहा है तो उससे कम बनेगी। ऐसी स्थिति में मान लीजिए उसका 45 लाख कार्पस बन रहा है, बेंचमार्क कार्पस 50 लाख बन रहा है, तो जो उसको पेंशन दे होगी वो दे होगी 20,500 रुपए। जबकि अगर वो भरपाई कर दे रहा है, ऐसी स्थिति में फिर से एक बार उसने चूंकि 45 लाख उसका था और उसने 2.5 लाख जमा कर दिया, अब 47.5 लाख हो गया। तो बेंचमार्क कार्पस भी, ये बेंचमार्क कार्पस पहले से ही 50 लाख है, इसको उसने 47.5 कर दिया। ऐसी स्थिति में अगर उसकी 325 साल की सेवा पूरी है तो उसको जो पेंशन दे होगी वो 45,000/2 गुणे 300/300 गुणे 47,50,000/50 लाख के अनुसार 21,375 रुपए की पेंशन उसे दे होगी। अब आइए देखते हैं जो सरकार महंगाई भत्ते जोड़कर जो दे रही है वो कैसे दे रही है। इसके अनुसार देखिए एक मुश्त भुगतान कितना होगा, इसे हम कहते हैं ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी, इसे हम क्या कहेंगे ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी। अब ग्रेच्युटी का निर्धारण यहां से होगा कि इसे मान लीजिए 45,000 उसका मूल वेतन है और उस पर 23,850 53% का महंगाई भत्ता जुड़ गया। अब ये हो गया टोटल 68,500 रुपए। अब इसमें क्या करेगी सरकार? एक मुश्त राशि ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण ऐसे करेगी 1/10 गुणे मूल वेतन धन महंगाई भत्ता गुणे एल। अब एल क्या है? व्यक्ति की पेंशन कार्पस में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक वर्षों की पूर्ण संख्या। जैसे अगर आपने 15 वर्ष पूरे किए हैं तो 15 वर्ष में 30 छमाही हुई, तो यहां कितने से गुणा होगा? यहां एल 30 होगा। अगर आपने 12 वर्ष पूरे किए हैं तो यहां कितना होगा एल? यहां होगा एल 24। ठीक, ऐसी स्थिति में इससे आपका ग्रेच्युटी का कैसे होगा? अब देखिए अगर आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी की है तो 20 छमाही हुई और आपको भुगतान होगा ग्रेच्युटी के रूप में 1,37,700 रुपए। अगर 15 वर्ष की सेवा है तो 30 छमाही पर आपको भुगतान होगा 2,06,550 रुपए। 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 40 छमाही के साथ आपको 2,75,000 रुपए का भुगतान, 75,400 रुपए का ग्रेच्युटी में भुगतान होगा। 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 50 छमाही के साथ आपको 3,44,250 का भुगतान होगा। इसी के साथ अगर 30 वर्ष आपने सेवा की, 360 माह आपने सेवा की, 60 छमाही इसमें होती है तो आपको ग्रेच्युटी के रूप में 4,13,100 का भुगतान होगा। वहीं अगर आपने 35 वर्ष सेवा की है, 70 छमाही जिसमें होती है तो आपको ग्रेच्युटी के रूप में जो भुगतान होगा वो अमाउंट होगा 4,81,950 रुपए। और यह कोई एक मुश्त राशि तब दे नहीं होगी जब सेवा 120 महीने से कम अंशदान की गई हो, अर्थात सेवा आपकी 10 वर्ष से कम हो, तो ऐसे में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं होगी। पहले ही कहा है कि एकीकृत पेंशन के लिए कम से कम आपकी सेवा 10 वर्ष होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक आपकी सेवा है तभी आपको यूपीएस दे होगी, नहीं तो यूपीएस दे नहीं होगी। तो जब यूपीएस ही आपको दे नहीं है तो उससे जुड़ी ग्रेच्युटी आपको दे नहीं होगी। इस तरीके से केंद्र सरकार ने आज के अपने राजपत्र में, आज के अपने बजट में यूपीएस से जुड़ी तमाम विशेषताओं को जो उसने शामिल किया है उसमें उसको दिया है कि कैसे वो पेंशन देगी, पेंशन के आधार क्या होंगे, शर्तें क्या होंगी, और अगर कोई कर्मचारी उन शर्तों को पूरा करता है तो उसे किस आधार पर और कितनी पेंशन दे होगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने यूपीएस के बारे में एक अध्ययन किया होगा। आप सभी ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे नीरज करियर इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।